हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो MPPSC द्वारा आयोजित होता है 2018 का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर से एक बार MP में सेट एग्ज़ाम होना है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दो सीक्वेंस है पॉजिटिव नंबर्स के सीक्वेंस है, पॉजिटिव रियल नंबर के दो सीक्वेंस है और साथ में दिया हुआ है कि ये जो xn/yn है लिमिट ये 0 को कन्वर्स कर रहा है और लिमिट xn ये डाइवर्स कर रहा है इन्फिनिटी को। तो लिमिट yn क्या हो सकता है, इसके लिए एक रूल है। रूल ये है कि अगर कोई सीक्वेंस है xn और yn जिसमें एक सीक्वेंस क्या है अनबाउंडेड है, मीन्स कि डाइवर्स कर रहा है इन्फिनिटी को, और दोनों का प्रोडक्ट एक फाइनाइट क्वांटिटी को कन्वर्स कर रहा है। एक सीक्वेंस xn है जो डाइवर्स कर रहा है और yn ऐसा सीक्वेंस है कि दोनों का प्रोडक्ट xn इंटू yn जो प्रोडक्ट सीक्वेंस बन रहा है वो क्या है कन्वर्स कर रहा है। तो डेफिनेटली जो सीक्वेंस yn है वो 0 को कन्वर्स करेगा, ये रूल है। अब यहाँ पर हम देखें तो सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, xn डाइवर्स कर रहा है इन्फिनिटी को और दिया है कि xn अपॉन yn, इसको हम क्या लिख सकते हैं xn इंटू 1 अपॉन yn। ये सीक्वेंस कहाँ को कन्वर्स कर रहा है, 0 को कन्वर्स कर रहा है। तो इस रूल से क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा कि जो 1/n है वो कन्वर्स कहाँ करना चाहिए, 0 को कन्वर्स करना चाहिए। और 1/n 0 को तभी कन्वर्स करेगा जब yn कहाँ कन्वर्स डाइवर्स करे इन्फिनिटी को। तो जो हमारा ऑप्शन है क्या हो जाएगा कि अगर xn डाइवर्स कर रहा है और दोनों का xn अपॉन yn या xn इंटू 1 अपॉन yn ये कन्वर्स कर रहा है 0 को, तो जो सीक्वेंस 1 अपॉन yn है ये 0 को कन्वर्स करेगा और ये 0 को तभी कन्वर्स करेगा जब yn जो सीक्वेंस है वो डाइवर्स करे इन्फिनिटी को। तो ये इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इनफाइनाइट को डाइवर्स करेगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि दो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं P और Q। यहाँ पर दिया है एवरी कंपैक्ट सबसेट ऑफ रियल लाइन इज़ कनेक्टेड, ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल लाइन इज़ कंपैक्ट। तो हमें इन दोनों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इन जनरल कोई भी कंपैक्ट सबसेट है तो वो ज़रूरी नहीं है कि कनेक्टेड हो। कंपैक्टनेस के लिए क्या होना चाहिए, कंपैक्टनेस जो रियल लाइन के जो कंपैक्ट सेट हैं वो क्या होते हैं, जस्ट क्लोज्ड एंड बाउंडेड बाय हाइन-बोरेल थ्योरम। क्लोज्ड हो और साथ में बाउंडेड हो तो वो सेट क्या हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सेट ले A इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0-1 और यूनियन 2-3, तो ये क्या है, ये कंपैक्ट है क्योंकि यूनियन ऑफ क्लोज्ड और बाउंडेड सेट है। ये भी क्लोज्ड है, ये बाउंडेड है और ये भी क्लोज्ड और बाउंडेड है, इसलिए ये कंपैक्ट हो जाएगा। लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कंपैक्ट होगा तो वो ज़रूरी है कि कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं है कि कंपैक्ट सेट हो तो वो हमेशा कनेक्टेड ही हो। कंपैक्ट सेट ज़रूरी नहीं कि कनेक्टेड हो, वो डिसकनेक्टेड भी हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट P जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इन जनरल एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर इज़ कंपैक्ट। जो कनेक्टेड सबसेट होते हैं रियल नंबर के वो क्या होते हैं, कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ इंटरवल। जो R के कनेक्टेड सेट होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट इंटरवल्स होते हैं। कनेक्टेड होंगे तो इंटरवल्स होंगे और इंटरवल होंगे तो कनेक्टेड होंगे। तो अगर हम देखें एक पर्टिकुलर इंटरवल ले लें B इक्वल टू ओपन इंटरवल AB, तो ये क्या है, ये इंटरवल है इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंटरवल है तो कनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन ये कंपैक्ट नहीं है, बट नॉट कंपैक्ट। क्यों नहीं है कंपैक्ट, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। सिंस AB इज़ नॉट क्लोज्ड, कंपैक्ट सेट होगा तो उसको क्लोज्ड होना पड़ेगा और ये क्या है, जस्ट एक ओपन इंटरवल है, ओपन सेट है, ठीक है। ये क्लोज्ड नहीं है इसलिए कंपैक्ट नहीं हो सकता है।
लेकिन ये कनेक्टेड है, तो कोई भी कनेक्टेड सेट है रियल नंबर का तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंपैक्ट हो जाए। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी इन जनरल करेक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, बोथ P एंड Q आर फॉल्स, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीटनेस ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज प्रिजर्व्ड अंडर, इन जनरल जो कंप्लीटनेस है वो एक्चुअली में टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ये अंडर होम्योमॉर्फिज्म प्रिजर्व नहीं होती है, ये होम्योमॉर्फिज्म के अंडर में प्रिजर्व नहीं होती है बिकॉज completeness is not a topological property, ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर एग्जांपल 0 और 1 ओपन इंटरवल ये होम्योमॉर्फिक होता है आर के, आर कंप्लीट है लेकिन 0 1 क्या है, इनकम्प्लीट है, तो और ये दोनों क्या है, होम्योमॉर्फिक हैं। तो होम्योमॉर्फिज्म के अंडर में कंप्लीटनेस प्रिजर्व नहीं होती है, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। और इसलिए होम्योमॉर्फिज्म के अंडर प्रिजर्व नहीं होती है तो कंटिन्यूस मैप के अंडर में भी प्रिजर्व नहीं होगी। और होम्योमॉर्फिज्म कंटिन्यूस बाई कंटिन्यूस और बाइजेक्टिव मैप होता है, तो आपका डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर होम्योमॉर्फिज्म के अंडर में प्रिजर्व नहीं होती है तो बाइजेक्टिव मैप के अंडर प्रिजर्व नहीं हो सकती। एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फर्स्ट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f कोई रियल वैल्यूड मैप है जो कि डिफाइंड है किसी ओपन सेट D सबसेट ऑफ R2, और AB कोई डोमेन D का एलिमेंट है, ठीक है। और साथ में क्या है कि fx और fy अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं AB पर, तो जो ये मिक्स्ड डेरिवेटिव है AB पर इक्वल हो जाते हैं। तो कह रहा है कि ये कंडीशन क्या है, नेसेसरी है कि सफिशिएंट है, ठीक है, कि नीदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट, क्या ऑप्शन हो सकता है। तो पहले इसको समझते हैं। तो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होते हैं वो, जैसे कि हमारा P है कोई स्टेटमेंट और ये कंक्लूड कर रहा है कि P इम्प्लाइज Q कर रहा है, यानी कि P जब होल्ड करेगा तो Q अपने आप ही होल्ड करेगा। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये कहलाता है सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज कंटिन्यूअस है, ये क्या देता है, ये सफिशिएंट कंडीशन देता है। मीन्स किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कंटिन्यूअस चेक करना है तो हम क्या कर दें, ये कह दें कि वो डिफरेंशिएबल है, तो अपने आप ही ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं कि ये सफिशिएंट कंडीशन है बट नॉट नेसेसरी। नेसेसरी कब होता, जबकि P इम्प्लाइज एंड ओनली इम्प्लाइज बाय Q, ये P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q हो जाता है। P इम्प्लाई करे Q को और Q इम्प्लाई करे P को, तो ये सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू ±1, तो ये क्या है, ये कंडीशन सफिशिएंट और नेसेसरी दोनों है, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर 1 होगा तो x इक्वल टू ±1 हो जाएगा, और x इक्वल टू +-1 होगा तो x स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या है, नेसेसरी सफिशिएंट दोनों है। इस टाइप का स्टेटमेंट जो भी रहता है P इम्प्लाइज Q, वो हमेशा क्या है, सफिशिएंट कंडीशन देता है। तो यहाँ पर जैसे क्या दिया हुआ है कि fx और fy दोनों क्या हैं, डिफरेंशिएबल हैं, डिफरेंशिएबल एट a, b में है। तो ये क्या कंक्लूड कर रहा है, देन दिस इम्प्लाइज कि fxy एट ab इक्वल टू f ऑफ yx एट ab हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब होल्ड कर रहा है तो अपने आप ही ये कंडीशन होल्ड कर जा रही है, मीन्स कि ये P इम्प्लाइज Q टाइप का हो गया। और P इम्प्लाइज Q टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है, सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक रूल को मेंशन करते हैं। ये रूल है कि अगर कोई फंक्शन है जिसकी किसी पॉइंट पर लिमिट क्या हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है, और कोई दूसरा फंक्शन है f(x) है, ऐसा कि gx इंटू f(x) की लिमिट, जो प्रोडक्ट लिमिट है, वो फाइनाइट हो रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो f(x) की लिमिट है एट x इक्वल टू a पर, ये 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर जो gx है वो कितना दिया हुआ है, gx इक्वल टू x दिया हुआ है, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी g ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ x, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी gx इंटू f(x), ये कितना है, ये आपका l दिया हुआ है, l मतलब बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि ये एक फाइनाइट नंबर है। तो बाय दिस रूल क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा कि जो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है f ऑफ x, ये क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज इन दोनों की जो प्रोडक्ट लिमिट है वो फाइनाइट नहीं रह पाएगी। तो ये जो f(x) की लिमिट है उसको 0 होना ही पड़ेगा। तो ये जो लिमिट है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि c कोई फिक्स्ड पॉइंट है 0 से 1 के बीच में, और फंक्शन f ऐसे है डिफाइंड है कि इसका जो रिमान इंटीग्रल है ये 7/16 के बराबर है। तो c की वैल्यू क्या होगी, और f(x) इस तरह से डिफाइन है, तो बाय डेफिनीशन 0 to 1 f(x) dx ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दिया हुआ है कि ये 7/16 है, और बाय डेफिनीशन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 to c f(x) dx और प्लस c to 1 f(x) dx, और यहाँ पर 0 to c के लिए f(x) की वैल्यू c के बराबर है, तो ये c हो गया c dx, और प्लस c to 1, यहाँ पर c से 1 के बीच में f(x) की वैल्यू क्या है, 2c है, तो इतना हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेट करेंगे तो cx हो गया, और 0 to c करेंगे और प्लस ये हो जाएगा 2cx, c to 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी c² माइनस 0, और प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 2c और माइनस 2c² हो जाएगी। तो ये कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 7/16 इक्वल टू ये हो जाएगा c² प्लस 2c माइनस 2c², और ये इक्वल किसके हो जाएगा, एक c² यहाँ से कैंसिल, यानी कि 2c माइनस c² के हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16 से राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 32c और माइनस 16c² इक्वल टू 7 हो जाएगा। और इसको राइट साइड में शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 16c² और माइनस 32c और प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करके c की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इससे हम लिख सकते हैं कि 16c² माइनस 28c और माइनस 4c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4c कॉमन लेंगे तो 4c यहाँ बचेगा, 4c और माइनस 7 और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4c माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी कि 4c माइनस 1 और इंटू 4c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, c इक्वल टू 1/4 और क्या आएगी 7/4। तो 7/4 ये इंटरवल 0 to 1 में नहीं है, तो जो c की वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो
सी हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को हम जो दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ रूट्स निकालना है इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 को, इसे हम इजीली ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें कि जहाँ पर ये 0 होगा वो क्या सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, इसका जो 0 होगा रूट्स होंगे वो अगर हम देखें इसके दो ग्राफ बनाए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ले लें और क्या ले लें कि कॉस एक्स इक्वल टू वाई ले लें। तो जहाँ पर ये जिस x के लिए y की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि जो ये दोनों ग्राफ हैं जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे वही आपका कॉमन सोल्यूशन हो जाएगा। और कॉमन सोल्यूशन होने का मतलब क्या हो गया कि वो एक्चुअली में इसके रूट हो जाएंगे। इन जनरल अगर हमें एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 का हमें रूट निकालना होता है तो ग्राफिकल मेथड ये कहता है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स का आप ग्राफ लें और y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ लें, इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, जहाँ पर ये दोनों का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, वो पॉइंट हो जाएंगे इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। तो अगर हम cos x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू cos x और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला है उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं, एक ये पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इसके जो नंबर ऑफ़ रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल 2 हो जाएंगे। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लीनियर डिपेंडेंसी है वेक्टर्स की वो किस किस पे डिपेंड करती है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है कि ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर स्पेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ ये फील्ड पे डिपेंड करती है। तीसरा ऑप्शन है कि ये वेक्टर स्पेस और फील्ड दोनों पे डिपेंड कर रहा है और ये लास्ट ऑप्शन है कि नन ऑफ दिस। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो लीनियर डिपेंडेंस है वो वेक्टर स्पेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे वेक्टर स्पेस पे डिपेंड करता है, जैसे हम अगर कोई वेक्टर का कलेक्शन लें, s इक्वल टू हम ले रहे हैं जस्ट 1,0 और 0,1 ले रहे हैं। ये सबसेट है किसका, R2 का, वेक्टर स्पेस R2 और R का, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। लेकिन अगर हम ये कहें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर R2, ठीक है, R2 में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर वेक्टर स्पेस चेंज कर दें, वेक्टर स्पेस मान लीजिए कि क्या कर लें, अब अगर हम जो वेक्टर स्पेस है वो R3 ले लें, R3 ओवर R, तो अब हम S को ये नहीं कह सकते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है R3 पे। क्यों, क्योंकि जो S है वो अब सबसेट नहीं रहा R3 का, इस वेक्टर स्पेस का सबसेट ही नहीं रहा, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है ये S R3 में या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा कोई भी जो लीनियरली डिपेंडेंस है ये वेक्टर का, ये वेक्टर स्पेस पे डिपेंड करता है। अगर वेक्टर स्पेस बदल दिए तो हो सकता है कि वो उस वेक्टर स्पेस के केस में, जैसे यहाँ पर हो रहा है, S लीनियरली इंडिपेंडेंट है R2 में, लेकिन हमने वेक्टर स्पेस R3 ले लिया, चेंज कर दिया, तो अब यहाँ पर S का लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन की ये स्टेटमेंट की ओनली ऑन वेक्टर स्पेस पे डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ वेक्टर स्पेस पे डिपेंड करता है ऐसी भी बात नहीं है, ये फील्ड पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें 1 और I दो एलिमेंट सेट ले रहे हैं,
ठीक है। ये सबसेट किसका ले रहे हैं, ये एक सेट है एस जो कि सी का, सी ओवर सी का, ठीक है, वेक्टर स्पेस सी ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड सी। ये अगर हम सबसेट लें तो एस क्या है, एस इज लीनियरली डिपेंडेंट है, एस लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि जो डायमेंशन है सी ओवर सी ये कितना होता है, 1 होता है, और इसकी जो बेसिस है उसमें आप कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, वो आपका बेसिस हो जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 2 है, इसलिए एस क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा जब हमारा वेक्टर स्पेस सी फील्ड सी के ऊपर डिफाइंड है। और अगर हम एस को सबसेट लें, एस इक्वल टू 1i, सेट वही सेम है, और अब हम ले रहे हैं इसको सी वेक्टर स्पेस आर का, ये वेक्टर स्पेस सी ही है लेकिन अब फील्ड हमने चेंज कर दिया, आर कर दिया, तो ये एक्चुअली में एस क्या हो जाता है, एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। हमने चेंज कर दिया सिर्फ फील्ड को, क्योंकि यहाँ पर जो डोमेन है, यहाँ पर जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर, ये कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 1 और आई ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट फील्ड हमने चेंज कर दिया, सी कर दिया, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। सेट एक ही है, वेक्टर स्पेस भी एक ही है, जस्ट हमने फील्ड चेंज किया है, तो जो सेट एक जगह लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट दूसरी जगह हो गया। तो इसका मतलब फील्ड पे भी डिपेंड करता है और वेक्टर स्पेस पे भी डिपेंड करता है, तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में दिया है वेक्टर स्पेस P R3 ओवर फील्ड R और एक सेट S दिया है जिसमें 3 वेक्टर है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3। तो कह रहा है कि ABC लीनियर स्पान ऑफ S में होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, ये 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए कि ABC जो है वो S के लीनियर स्पान में हो जाए। तो ABC लीनियर स्पान में होगा, ABC लीनियर स्पान में होगा S के इफ़ एंड ओनली इफ़ ABC को हम क्या लिख सकें, जस्ट लिख सकें ABC को जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 लिख सकें। तो यानी कि आपको एक x y z मिलेंगे और अल्फ़ा 2 प्लस z अल्फ़ा 3 हो जाए, यानी कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 x, y और z कहाँ के एलिमेंट होंगे, ये आपके रियल नंबर होंगे, ठीक है। अगर ऐसे मिल गए कि x टाइम्स अल्फ़ा 1, y टाइम्स अल्फ़ा 2 और z टाइम्स अल्फ़ा 3, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 ABC के बराबर हो जाएगा, तभी ये लीनियर स्पान में S के ABC आ पाएगा। तो ये अगर हम इसको वेक्टर, ये जो ये इक्वेशन दिया है, वेक्टर इक्वेशन दिया है, इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यू रखें, कोऑर्डिनेट वाइज सम करें तो ये हो जाएगा कितना, ABC इक्वल टू x टाइम अल्फ़ा 1 प्लस y टाइम अल्फ़ा 2 प्लस z टाइम अल्फ़ा 3। तो ये हो जाएगा x प्लस z कॉमा x माइनस y कॉमा y प्लस z। और इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस लीनियर इक्वेशन को लिखें तो ये एक्चुअली में है, ये मैट्रिक्स फॉर्म इस लीनियर इक्वेशन का, ये ax इक्वल टू b टाइप से है। इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका, ये x प्लस जेड इक्वल टू a हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू b हो गया और y प्लस जेड इक्वल टू c हो गया। तो इसका हमें एक सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब a की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB की रैंक के बराबर हो जाए। तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये A कितना आ जाएगा, 1 1
0 और 0 -1 1 और 1 0 और ये हो जाएगा 1। ये जो आपका वेक्टर इक्वेशन था उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख लिए। अब इसका सॉल्यूशन मिलेगा XYZ में। अगर सॉल्यूशन मिल गया तो इसका मतलब कि ABC को हम कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ABC लीनियर स्पान में बिलोंग करेगा। और इसका सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब A की जो रैंक है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से AB की रैंक के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबकी ये हो जाएगी, ठीक है। और इसमें अगर ऑपरेशन करें हम R2 माइनस ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमने क्या किया, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 कर रहे हैं। यहाँ पर हम 0 लाना है, इसको 0 बनाना है, तो R2 माइनस जस्ट R1 कर दे रहे हैं। तो 1 0 1 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया और लास्ट आपका 0 1 1 रहा। यहाँ पर A B माइनस A हो जाएगा और ये C रहा। अब हमें क्या करना है कि लास्ट जो रो है यहाँ पर ये यहाँ जो 1 है इसको 0 करना होगा। तो हम R2 और R3 को ऐड कर देंगे। R2 और R3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 0 1 A 0 -1 -1 और B माइनस A। और जब हम R2 और R3 को ऐड करेंगे तो ये टर्म 0, ये भी टर्म 0 और यहाँ पे हो जाएगा C प्लस B माइनस A। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट रो है A की वो 0 हो गई है। तो रैंक ऑफ A कितना हो जाएगा, यहाँ पे रैंक ऑफ A 2 हो जाएगा। और सोल्यूशन के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कितना होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए। और ये 2 तभी हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ C प्लस B माइनस A कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। इफ़ एंड ओनली इफ़ A माइनस B माइनस C इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि A B C तभी इसके लीनियर स्पान में होंगे जब A माइनस B माइनस C 0 हो जाए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A माइनस B माइनस C। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि A माइनस B माइनस C 0 हो तभी ये लीनियर स्पान में आएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है B कोई वेक्टर स्पेस है 2x2 मैट्रिसेस का ओवर R और एक W1 और W2 दो सेट डिफाइन किया है। तो हमें देखना है कि ये सब स्पेस है कि नहीं है। जो W1 डिफाइन किया गया है, W1 ऐसे A का कलेक्शन है, A बिलोंग्स टू B सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू A हो जाए, ठीक है। और जो W2 है वो क्या है, ऐसे मैट्रिसेस का कलेक्शन है जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 के बराबर हो। तो हमें देखना है कि ये दोनों सब स्पेस है कि नहीं है, W1 है कि W2 है, कौन कौन सा सब स्पेस है और कौन सा सब स्पेस नहीं है। तो सब स्पेस के लिए जो सिंपलेस्ट क्राइटेरिया होता है कि कोई भी अगर W सबसेट है इस नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस B, then W is subspace if and only if subspace of B if and only if alpha U plus B belongs to W for all alpha belongs to field and UB belongs to W। ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है कि किसी सबसेट के सब स्पेस होने के लिए कि अल्फ़ा टाइम्स U प्लस B कहाँ पर हो जाए, W में हो जाए फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड F और फॉर ऑल वेक्टर्स UB बिलोंग्स टू
सेट W। तो यहाँ पर जो W1 दिया है उसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि ये सब स्पेस है कि नहीं है। तो अगर हम अल्फ़ा इक्वल टू पर्टिकुलर 1 ले लें और दो एलिमेंट यहाँ पर ले रहे हैं, A इक्वल टू ले रहे हैं 1 1 और 0 0, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि A स्क्वायर इक्वल टू A आएगा। और अगर हम B ले लें, B इक्वल टू ले लें 0 0 1 1, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि B स्क्वायर भी B के बराबर रहेगा। और अब अगर हम A प्लस बी लें, अल्फ़ा A प्लस बी, जहाँ पर अल्फ़ा कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस बी हो जाएगा। तो इसको क्या होना चाहिए, बाय दिस क्राइटेरिया इसको W1 का एलिमेंट होना चाहिए। और अल्फ़ा प्लस बी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बी हो जाएगा 1 1 1 1। तो अल्फ़ा प्लस बी W1 में बिलोंग करेगा तब जब अल्फ़ा प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाए, अल्फ़ा प्लस बी के बराबर हो जाए। अब अल्फ़ा प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए अगर हम कैलकुलेट करें अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 1 1 1 और मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 1। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ पर भी 2, फिर 2, यहाँ पर भी 2, और ये a प्लस बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि a प्लस बी कितना आया है 1 1 1 1 आया है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया है 2 2 2, सभी एलिमेंट 2 है। तो ये मैट्रिक्स a प्लस बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो W1 है, W1 सब स्पेस नहीं है, W1 इज़ नॉट अ सब स्पेस। तो एक हो गया। अब हमें सेकेंड को कंक्लूड करना है। सेकेंड के लिए अगर हम A इक्वल टू ले लें 1 0 0 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा कि A W2 का एलिमेंट है। और B इक्वल टू अगर हम ले लें 0 0 0 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा बाय डेफिनेशन कि ये भी W2 का एलिमेंट है। और अगर हम A प्लस बी लें तो A प्लस बी कितना हो जाएगा 1 0 0 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी कितना हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, और ये 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि A प्लस बी W2 का एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए W2 भी सब स्पेस नहीं होगा। W2 इज़ नॉट अ सब स्पेस। तो ना तो W2 है सब स्पेस, ना ही W1 है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस PF व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ अप्रोप्रिएट, कौन सा ठीक है इन सब में। तो कोई भी इनर प्रोडक्ट है, अगर ये कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस हमेशा एक नॉर्म स्पेस बनाता है। उसको नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू जस्ट स्क्वायर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x। तो हमेशा इनर प्रोडक्ट है तो वो इम्प्लाई करेगा नॉर्म को। और अगर नॉर्म है, नॉर्म स्पेस है, नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो नॉर्म लीनियर स्पेस हमेशा इम्प्लाई करता है मीट्रिक स्पेस को। कैसे मीट्रिक स्पेस हम कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x एंड x डैश कैसे डिफाइन होगा, नॉर्म ऑफ x माइनस x डैश। तो अगर नॉर्म स्पेस है, नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो हमेशा मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। और मीट्रिक स्पेस होगा तो वो हमेशा टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाता है। मीट्रिक स्पेस हमेशा इम्प्लाई करता है कि वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाए। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस हमेशा नॉर्म हो जाएगा, नॉर्म लीनियर स्पेस, नॉर्म लीनियर स्पेस हमेशा मीट्रिक स्पेस होगा, और मीट्रिक स्पेस हमेशा टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। इसका कन्वर्स किसी भी केस में कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इनर प्रोडक्ट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट नॉर्म को इम्प्लाई करे, नॉर्म मीट्रिक को इम्प्लाई करे, और मीट्रिक टोपोलॉजी को इम्प्लाई करे। लेकिन सर्टेन कंडीशन में ये कन्वर्स भी होल्ड करता है, मीन्स कि टोपोलॉजिकल स्पेस है तो कुछ कंडीशन रहेगा तो वो मीट्रिक स्पेस हो जाता है। अगर नॉर्म स्पेस है,
कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो इनर प्रोडक्ट हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट कंक्लूजन ऑलवेज होल्ड करेगा। कन्वर्स होल्ड करने के लिए एडिशनल कंडीशन चाहिए होता है। हमारा पार्ट सी है जो वो करेक्ट हो जाएगा। कोई भी इनर प्रोडक्ट हमेशा नॉर्म स्पेस रहेगा, नॉर्म स्पेस हमेशा मीट्रिक स्पेस देगा और मीट्रिक स्पेस हमेशा एक टोपोलॉजी जनरेट करेगा। एक वेक्टर स्पेस इस क्वेश्चन में दिया है बी, स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दिस लीनियर ऑपरेटर, जो कि इस तरह से डिफाइंड है, इस और आर कितना होगा। हमें नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ निकालना है। तो बाय डेफिनीशन कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर टी है तो उसका जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू हम बोलेंगे कि लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है। अगर एक क्या मिले, एक वेक्टर मिले, यहाँ पर बी क्या है, स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एक वेक्टर मिले यानी कि यहाँ पर इस केस के लिए एक फंक्शन मिले जो कि बी में हो, सच दैट क्या हो जाए कि टी ऑफ एफ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एफ के बराबर हो जाए, जहाँ पर एफ क्या है, नॉन जीरो एक वेक्टर है, मीन्स नॉन जीरो कंटिन्यूअस फंक्शन है, मीन्स कि आइडेंटिकली जीरो फंक्शन नहीं है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ जी हमेशा ज़ीरो को ही जाएगा। तो टी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू लैम्डा टाइम्स जीरो आप कर सकते हैं। तो ये जीरो आपका आइगन वेक्टर नहीं कहलाता है। हमें एक नॉन जीरो वेक्टर चाहिए, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो एफ, नॉन जीरो वेक्टर एफ सच दैट टी ऑफ एफ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एफ हो जाए। ओके, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि लैम्डा आइगन वैल्यू है, तो मान लेते हैं कि टी ऑफ एफ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एफ के बराबर है, जहाँ पर एफ क्या है, इस नॉन जीरो वेक्टर इन वी है। तो बाय डेफिनीशन टी ऑफ एफ किसके बराबर हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा बाय डेफिनीशन टी ऑफ एफ इस तरीके से डिफाइन है, तो दिस इज इक्वल टू टी ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू हो जाएगा बाय डेफिनीशन 0 to x एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रल, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये लैम्डा टाइम्स एफ एक्स के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, यहाँ से हमें मिल गया कि 0 to x एफ टी डी टी, ये कितना हो जाएगा, ये लैम्डा टाइम्स एफ एक्स के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ से अगर हम x इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें, x इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, x इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ जीरो इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो या तो लैम्डा ज़ीरो होगा और या तो एफ ऑफ जीरो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस कंडीशन से, ये कंडीशन से हमें अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिल जाएगा ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एफ डैश एक्स हो जाएगा, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ एक्स में, और इसको अगर सॉल्व करना हो तो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स लैम्डा टाइम्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो अगर हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब जस्ट एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो ये आइगन वेक्टर नहीं रखेगा। अगर लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये इम्प्लाई क्या कर जाएगा, इस इक्वेशन से यहाँ से इम्प्लाई कर जाएगा कि एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स, और ये इम्प्लाई कर जाएगा कि एफ इज़ नॉट एन आइगन वेक्टर, ठीक है, ये आइगन वेक्टर नहीं हो सकता है, सॉरी ये इम्प्लाई कर जाएगा कि f इक्वल टू ज़ीरो, और इसलिए लैम्डा इज़ नॉट ए आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग अगर हमें सिर्फ आइडेंटिकल ज़ीरो या
जीरो वेक्टर मिल रहा है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आइगन वैल्यू नहीं कहलाएगा, हमें नॉन जीरो वेक्टर ढूंढना है। तो इसके लिए f को नॉन जीरो वेक्टर होना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है कि लैम्डा आपका जीरो नहीं हो सकता है, और लैम्डा जीरो नहीं हो सकता है इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन से क्या होना चाहिए कि f ऑफ जीरो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ओके, और आगे आते हैं। अगर हम इसका सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालें, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा लैम्डा m माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि m इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। इसलिए जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू c1 e टू द पावर 1 अपॉन लैम्डा x हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ से हमें f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या मिल जाएगी, f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू मिल जाएगी c1, और जो कि हमने कंक्लूड किया है कि लैम्डा टाइम्स f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो थी, तो लैम्डा ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि लैम्डा ज़ीरो हो जाएगा तो f आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाएगा, और इसलिए f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। तो यहाँ से f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू c1 के बराबर है, और ये वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि c1 इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल x। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि लैम्डा आइगन वैल्यू नहीं है, मीन्स कि ऐसा कोई भी f नहीं मिल रहा है, नॉन जीरो f नहीं मिल रहा है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसलिए हमारे पास एक भी आइगन वैल्यू इसके नहीं होंगे, और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में दो मैट्राइसेस दिया है ए और बी, जो कि डायगोनलाइजेबल मैट्राइसेस हैं, और कह रहा है कि देन ए एंड बी आर साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड बाय सेम सिमिलर मैट्रिक्स इफ़ एंड ओनली इफ़, ये चार ऑप्शन दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड बाय सेम सिमिलर मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि एक मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करेगी जो कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, एक इन्वर्टिबल यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, सच दैट कि P इनवर्स ए पी इक्वल टू एक डायगोनल मैट्रिक्स D1 के बराबर हो जाए, और यही जो मैट्रिक्स है P इनवर्स बी पी करे तो ये भी एक डायगोनल के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जा रहा है तो हम बोलते हैं कि ए और बी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड हैं बाय सेम सिमिलर मैट्रिक्स। ओके, तो अगर ये होता है मीन्स कि ए और बी साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड हैं बाय सेम मैट्रिक्स, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब यहाँ से D1 और D2 दोनों क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कम्यूट करती हैं। तो यहाँ से देखिए D1 इक्वल टू D2 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P इनवर्स AP और P इनवर्स BP, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, P इनवर्स P और P इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा P इनवर्स AB P हो जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं चूँकि ये अगर हम एक नंबर मान लें और D2 D1 कंक्लूड करें, D2 D1, तो ये कितना हो जाएगा, D2 D1 करेंगे तो P इनवर्स BP और P इनवर्स AP हो जाएगा। यहाँ से फिर से ये P इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P इनवर्स BAP। ये इक्वेशन 2 हो गया। चूँकि D1 और D2 क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो D1 D2 इक्वल टू D2 D1 हो जाएगा, कम्यूट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल जाएगा कि P इनवर्स AB P इक्वल टू P इनवर्स BA हो जाएगा। चूँकि P क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो P इनवर्स लेफ्ट साइड से अगर हम P से मल्टीप्लाई कर दें, P इनवर्स ABP, और राइट साइड से P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा, ये इम्प्लाई क्या करेगा कि AB बराबर BA हो जाए। तो हमने क्या देखा कि अगर दो मैट्रिक्स है साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज हो रहे हैं किसी एक मैट्रिक्स P से, सेम मैट्रिक्स से, तो दोनों
ए बी इक्वल टू क्या हो रहा है, बी ए हो रहा है, मीन्स कि ए और बी दोनों कम्यूट कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो इसका कन्वर्स है वो भी ट्रू होता है, मीन्स कि अगर दो डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस हैं और उनका वो दोनों कम्यूट कर रहे हैं, यानी कि ए बी बराबर बी ए है, तो वो क्या हो जाएगी, वो डायगोनलाइज होंगी किसी सेम मैट्रिक्स से, ठीक है। तो अगर साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड हो जाएंगी सेम मैट्रिक्स से तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, लेकिन उसका जो प्रूफ है थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए उसका प्रूफ यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट आपको याद रखना है कि अगर दो मैट्रिसेस है डायगोनलाइजेबल मैट्रिस है तो साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड होंगी इफ़ एंड ओनली इफ़ वो कम्यूट करें। तो एक पार्ट तो यहाँ पर प्रूव भी किया गया है, तो उसी से ही हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये एजम्पशन मानने से कि वो साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज्ड हो रही हैं बाई सेम सिमिलर मैट्रिक्स से, हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि वो दोनों कम्यूट करेंगी, यानी ए बी बराबर बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर बी ए हो गया, मतलब कि ये कम्यूट तो करना ही पड़ेगा, तो और दूसरा कंक्लूज़न हम नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स ओवर द फील्ड क्यू, इसका जो डायमेंशन होता है वो अनकाउंटेबल होता है। डायमेंशन ऑफ आर ओवर फील्ड क्यू ये आपका अनकाउंटेबल डायमेंशन का होता है। उसका जो रीज़न है, सेट ऑफ रियल नंबर है अनकाउंटेबल, अगर हम एज्यूम कर लें कि जो डायमेंशन है आर ओवर क्यू, ये फाइनाइट तो नहीं हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर फाइनाइट होगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये फाइनाइट हो गया या काउंटेबल भी हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये डायमेंशन क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल या तो फाइनाइट या तो फिर डिन्यूमरेबल है। तो अगर हम s को एज्यूम कर लें, s इक्वल टू आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या है, ये आपके ये बेसिस है, ओके, ये बेसिस है। तो जो स्पान होगा, स्पान ऑफ s, वो क्या हो जाएगा, वो जस्ट हो जाएगा समेसन i इक्वल टू 1 to r ai pi such that r belongs to n और ai belongs to s for all I और pi belongs to q हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली में सेट है ये काउंटेबल होगा। अगर हमने कोई भी काउंटेबल बेसिस ले लिया तो उसका जो स्पानिंग सेट रहेगा वो एटमोस्ट काउंटेबल हो सकता है, और आर क्या है, आर अनकाउंटेबल सेट है। तो किसी भी काउंटेबल या फाइनाइट एलिमेंट रखने वाले सेट से हम आर को जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सेट है ये आपका, अगर एस को बेसिस ले रहे हैं तो अगर स्पान कर रहे हैं तो पूरे आर के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये काउंटेबल सेट हो रहा है, जबकि आर क्या है, अनकाउंटेबल सेट है, इसलिए स्पान ऑफ एस आर के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब एस बेसिस नहीं है, एस इज़ नॉट बेसिस। तो जो इसका डायमेंशन है वो अनकाउंटेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दो स्टेटमेंट दिया है कि इफ़ a square matrix has a distinct eigenvalue then it is diagonalizable. If square matrix is diagonalizable then it may not have a distinct eigenvalue. तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये जनरली करेक्ट होता है, ठीक है, कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो वो डेफिनेटली डायगोनलाइजेबल होगी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा पी स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट रहेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि उसके आइगन वैल्यू हमेशा डिस्टिंक्ट ही हों।
आइगन वैल्यू सेम होने के बाद भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें एक मैट्रिक्स 2 0 0 2, तो इसके जो आइगन वैल्यू हैं वो आइगन वैल्यू कितने हो जाएंगे, आइगन वैल्यू हो जाएंगे 2 और गामा 2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। लेकिन इसके बाद भी बट ए इज़ डायगोनलाइजेबल, ठीक है। ए है जो मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल है और इसके आइगन वैल्यू क्या हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, देन इट मे नॉट हैव डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि डायगोनलाइजेबल तो है लेकिन इसके आइगन वैल्यूज़ क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें यू बी डब्ल्यू 3 रियल वेक्टर स्पेस दिए हैं सच दैट डब्ल्यू कंटेंड इन बी एंड बी कंटेंड इन यू, और डायमेंशन ऑफ यू ए है, डायमेंशन ऑफ बी है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू सी है। तो इस स्पेस का हमें डायमेंशन निकालना है। तो ये स्पेस का जो डायमेंशन है उसका फॉर्मूला होता है कि डायमेंशन ऑफ यू क्वेश्चन बाय डब्ल्यू अपॉन बी क्वेश्चन बाय डब्ल्यू, इसका जो डायमेंशन है ये इक्वल हो जाता है डायमेंशन ऑफ यू क्वेश्चन बाय बी, और ये किसके बराबर हो जाता है, डायमेंशन ऑफ u माइनस डायमेंशन ऑफ b। तो डायमेंशन ऑफ ये लेफ्ट हैंड साइड में p के बराबर दिया है, डायमेंशन ऑफ u दिया है a और डायमेंशन ऑफ b दिया है b। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर c करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टेटमेंट है कि एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन R हैज सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस इन D। एक कोई भी सीक्वेंस ले रहे हैं D में, इनफाइनाइट सीक्वेंस ले रहे हैं, तो उसके पास एक सब सीक्वेंस मिल रहा है जो कि कन्वर्ज कर रहा है D में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कब, जब कौन सा सेट हो, D इक्वल टू कौन सा सेट हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। एक्चुअली जो ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है ये इक्विवेलेंट है कि D हो जाए आपका D इज़ कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट कब होता है, कॉम्पैक्ट सेट जो R के होते हैं वो क्या होते हैं, D इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अगर कोई क्लोज्ड और बाउंडेड सेट है तो वो हमेशा कॉम्पैक्ट रहेगा, और कॉम्पैक्ट अगर सेट है R का या किसी भी मीट्रिक स्पेस का, तो कॉम्पैक्ट सेट है R चूँकि मीट्रिक स्पेस भी है, तो R का जो कॉम्पैक्ट सेट है वो कॉम्पैक्ट सेट तभी होगा जब उसका कोई भी इनफाइनाइट सीक्वेंस लें तो उसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए। तो कॉम्पैक्टनेस होने के लिए क्लोज्ड और बाउंडेड भी होना चाहिए। तो हम ऑप्शन में आते हैं, फर्स्ट तो आपका क्लोज्ड है लेकिन बाउंडेड नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम सी में आए तो सी क्या है, क्लोज्ड नहीं है, यहाँ पर क्या सेट दिया है, जस्ट -1 और ओपन है एक तरफ 1 और यूनियन 1 2, तो ये ओपन नहीं है, नॉट ओपन। तो ओपन नहीं है तो ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए सी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। डी भी, डी क्या है, ये भी ये नॉट क्लोज्ड। हमें क्या चाहिए, क्लोज सेट ढूंढना है, तो ये भी क्लोज्ड नहीं है। ये कौन सा दिया, -1 to 1, ये ना तो क्लोज्ड है ना तो ओपन है, ये भी ना तो क्लोज्ड है ना तो ओपन, इसलिए क्या हो जाएगा, ना तो डी करेक्ट है ना तो सी करेक्ट है। और अगर डी को देखेंगे, यहाँ ऑप्शन बी में देखेंगे तो बी ऑप्शन में क्या दिया है, क्लोज इंटरवल 0 1 यूनियन 2 3, क्लोज इंटरवल 2 2 3, तो ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड और दोनों बाउंडेड हैं, ठीक है। तो ये बाउंडेड भी है और क्लोज्ड भी है, इसलिए कम्पैक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, कि इसमें अगर कोई सीक्वेंस लेंगे तो डेफिनेटली उसका एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो कि कन्वर्ज करेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।